हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और आज संडे को हम डेली नहीं वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हमें 26 ऑफ मई से लेके 31 ऑफ मई तक के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स अभी तक हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़े हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको देखेंगे। उसके बाद इस पर्टिकुलर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ थी तो बैंकिंग न्यूज़ को हम शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हमने डेली करंट अफेयर्स में किया है। बैंकिंग न्यूज़ के बाद कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ एंड पर्सन इन न्यूज़ को हम देखेंगे जो इस पर्टिकुलर वीक में न्यूज़ में थे, और उसके बाद फिर आपको 15 क्वेश्चंस का एक क्विज मिलेगा जिसको आप अटेंड करेंगे और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बेसिकली इतनी बातें आज के वीडियो में हमें डिस्कस करनी है। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले वीकली करेंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट डेज हम देखेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीक में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं। तो सबसे पहले 28 ऑफ मई, 28 ऑफ मई को हमने वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट किया है जिसकी थीम क्या थी, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। डन। नेक्स्ट है 29 ऑफ मई। 29 ऑफ मई इंपॉर्टेंट डे है, जरा याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर 29 ऑफ मई को मनाया हमने और सिंस 2003 इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम क्या है, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। डन। अब 30 ऑफ मई को दो इंपॉर्टेंट डे थे। पहला था गोवा स्टेटहुड डे क्योंकि 30 ऑफ मई को 1987 में 25th नंबर का स्टेट बना था गोवा, तो यहाँ पर स्टेटहुड डे गोवा का सेलिब्रेट किया गया था 30 ऑफ मई को। एंड 30 मई को हुआ क्या था, पंडित जुगल किशोर शुक्ला इन्होंने 30 ऑफ मई 1826 को पहला हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, ठीक है। इसलिए हम 30 मई को 30 ऑफ मई को हिंदी जर्नलिज्म डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 31 ऑफ मई, वर्ल्ड नो टैबेको डे सेलिब्रेट हुआ जिसको एंटी टैबेको डे भी कहा जाता है। थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टैबेको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो इस पर्टिकुलर वीक में हमने देखे। अब इसमें जो बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, वो 3 दिन है। सबसे पहले 28 ऑफ मई वर्ल्ड हंगर डे याद रखेंगे, 29 ऑफ मई इंटरनेशनल डे ऑफ द यूएन पीस कीपर एंड द 31 ऑफ मई वर्ल्ड नो टैबेको डे। तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट डे हैं क्योंकि क्वेश्चन बनना होगा तो इन 3 दिनों से बनेगा, ये 30 ऑफ मई के दिनों से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम कुछ बैंकिंग न्यूज़ की, थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल के लिए जैसा कि मैंने कहा डेली करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। डेली होता है 7 AM पर, ठीक है, जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए यूजफुल है। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आप सिंपल क्या कीजिएगा, ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे आपको एक कोर्स मिलेगा यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स, तो वहां पर डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, इसके अलावा मंथली मैगजीन, सारे के सारे वीडियो, गवर्नमेंट स्कीम, सारे वीडियो वहां पे अपलोड हो जाते हैं, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। डिक्लाइन इन नेट एफडीआई टू $10.5 बिलियन इन FY24 RBI। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारी कंट्री में जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI इनफ्लो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है तो आप देख सकते हैं 62.17% आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा, और ये अभी तक का लोवेस्ट है सिंस 2007। 2007 में आप देखेंगे हमारे देश में जो नेट FDI फ्लो था वो 7.6 बिलियन था, और अभी आप यहाँ पे देखेंगे FY24 में हमारे देश में जो FDI इनफ्लो है वो $10.5 बिलियन है। तो 2007 के बाद अभी तक का ये लोवेस्ट है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर हमारी कंट्री में जो इनफ्लो था FDI का वो $27.98 बिलियन था, उसके कंपैरिजन में 62% ड्रॉप हुआ है FDI, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द RBI डेटा। तो आपको ये वाला जो डेटा है ना $10.5 बिलियन, ये आपको याद रखना है कि FDI इनफ्लो कम हुआ है। इसका एक रीजन बताया है। रीजन क्या है, आपका रिपेट्रिएशन, ठीक है। इस टर्म को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जब फॉरेन कंट्री में जो इंडियन रह रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर में, डिविडेंड में, असेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज कंपैरिजन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपेट्रिएशन कहते हैं। रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एन आइटम, कमोडिटीज, असेट और एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ फॉरेन नेशन टू होमलैंड। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम इसलिए हुआ है।
अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी और न्यूज को देखेंगे तो इसमें क्या बताया गया है, देख लेते हैं। आउटफ्लो एफडीआई, आउटफ्लो या आउटवर्ड एफडीआई क्या हुआ है, हमारे देश से कितना इन्वेस्टमेंट गया है, तो आउट ऑफ $70.9 बिलियन इन टोटल एफडीआई फ्लो इनटू द कंट्री, $44.4 बिलियन जो है वो रिपेरिएटेड है, मतलब डिविडेंड, शेयर, असेट या डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इंडिया में आया है, और 15.96 बिलियन वॉज इन्वेस्टेड ओवरसीज बाय द इंडियन फर्म। अगर एफडीआई सेक्टर्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे 60% जो एफडीआई इनफ्लो देखा गया है वो मैन्युफैक्चर, पावर, फाइनेंशियल सर्विस, रिटेल, होलसेल ट्रेडर कैटेगरी में आपको देखने को मिला है। और सबसे ज्यादा अगर देखेंगे कि एफडीआई फ्लो कहां से है तो केम फ्रॉम सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएसए, नेदरलैंड, जापान एंड यूएई। ठीक, नेक्स्ट, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब सीबीडीटी, तो सीबीडीटी ने यहाँ पर नोटिफाई किया है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसके लिए सीआईआई मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए FY 2024-25 के लिए हमारे देश में सीआईआई क्या है तो आंसर हो जाएगा 363। कितना है? 363 है। इस टर्म को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का इस्तेमाल बेसिकली असेट को बेचने में, बाय करने में, सेल करने में किया जाता है। ठीक है, डन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2024-25 के लिए जो आपका CII है वो 363 आपको देखने को मिल जाएगा। सिंस 2001 यहाँ पे इसे पब्लिश किया जा रहा है। 2001 को बेस ईयर लेते हैं एंड बेस वैल्यू है 100। बेस ईयर क्या है आपका 2001 एंड बेस आपका 100 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प इन अ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन from a transfer or sale of capital asset after taking inflation into the account। बेसिकली जो CII या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 75% एवरेज इंक्रीज इन CPI, प्रीवियस ईयर में जो CPI होता है उसका 75% एवरेज इंक्रीमेंट करके आपका CII निकाला जाता है और इन्फ्लेशन को डिसाइड करता है, मतलब कैपिटल गेन को डिसाइड करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है ट्रेड डिफिसिट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, जब हम किसी भी कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के कंपैरिजन में आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो इसमें आपको क्या होता है, ट्रेड डिफिसिट देखने को मिलता है, जिसको हम व्यापार घाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट ज्यादा है हमारी कंट्री में। और अगर हम जो कंट्री देखें जहां से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो आप देखेंगे चाइना, रशिया, सिंगापुर, कोरिया, ये वो कुछ कंट्रीज हैं जहां से सबसे ज्यादा हमने गुड्स को इंपोर्ट किया है। और हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है चाइना के साथ, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था कि चाइना के साथ हमारा मैक्सिमम ट्रेडिंग देखने को मिली है 23-24 में। चाइना के साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड था FY 24 में वो कितना था, $118.4 बिलियन था। इसलिए सबसे ज्यादा ट्रेड डिफिसिट भी हमें चाइना के साथ देखने को मिला है, विच इज $85 बिलियन। तो $85 बिलियन ट्रेड डिफिसिट है विद चाइना। और अगर हम देखेंगे कि टोटल जो चाइना के साथ हमने ट्रेडिंग की थी वो कितनी थी, $118.4 बिलियन की थी। डन इतनी चीजें। तो अब देखते हैं कि टोटल कितना हमारा ट्रेड डिफिसिट हुआ है। तो कितना हुआ है आप देख पाएंगे यहाँ पे $238.3 बिलियन। ठीक, $238.3 बिलियन हमारा टोटल ट्रेड डिफिसिट देखने को मिलेगा। ये टोटल हमारा लॉसेस है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट राउंड। रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इनका जो 77th नंबर की जनरल असेंबली चल रही थी उसमें इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट राउंड रेज किया, जिसमें इनका पर्पस है कि $7 बिलियन फंड को कलेक्ट करना है और उन कंट्रीज को सपोर्ट करना है जहां पे आपको क्लाइमेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट, पॉवर्टी, माइग्रेशन, इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है। तो उन कंट्रीज की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और यहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल, इस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए $7 बिलियन फंड रेज करने की बात कही है WHO ने इन इन्वेस्टमेंट राउंड।
इस इन्वेस्टमेंट राउंड की अगर बात करते हैं तो ये WHO की 154th जो मीटिंग हुई थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जनवरी में, तब डिसाइड किया गया था कि हमारे आने वाले समय में मतलब 2025 से 2028 तक के क्या एजेंडाज हैं, हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इन्वेस्टमेंट राउंड को रेस किया है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी एंड नॉर्वे अनाउंस दैट दे वुड सर्व एज अ को-होस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट राउंड। डन। WHO का फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 जेनेवा में हुआ था। 194 मेंबर नेशन है। इसके अलावा टेड्रोस एधनोम्स जो कि इथियोपिया से हैं, वो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। अब एक और डेटा आता है, गवर्नमेंट रिसीव 3662 करोड़ डिविडेंड फ्रॉम LIC। तो यहाँ पे आपको कुछ दिन पहले मैंने RBI ने जो डिविडेंड ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो है 2.11 लाख करोड़ रुपीस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अभी LIC, तो LIC भी अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा शेयर LIC में सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर LIC को प्रॉफिट होगा तो LIC को अपना जो शेयर है या प्रॉफिट है, डिविडेंड है, वो गवर्नमेंट को देना होगा। तो यहाँ पर LIC ने 3662 करोड़ रुपीस, इतने रुपी एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करने की बात की है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हुआ है LIC को वो 13,762 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2.5% से ग्रोथ देखा गया है। डन इतनी चीजें। इसके अलावा क्या बोला है, असेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो LIC का जो ग्रॉस NPA है वो भी डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे इनका ग्रॉस NPA 2.56% से डिक्रीज होकर 2.01% हो गया, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन होता है। डन। इसके अलावा LIC की बिजनेस ग्रोथ भी हुई है, और LIC की जो बिजनेस ग्रोथ है वो आप देखेंगे इंक्रीज्ड बाय 4.66%। तो 4.66% से बिजनेस ग्रोथ हुई है LIC की, और टोटल इन्होंने जो बिजनेस किया है 9,583 करोड़ रुपीस का किया है। नेक्स्ट बात करेंगे TCS। हमारे देश की एक कंपनी है जिसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, गेट्स कोर बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन डील फ्रॉम द कुवैत वर्जन बैंक। तो कुवैत में एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम है वर्जन बैंक, और इसकी कई सारी ब्रांचेस आपको कुवैत में देखने को मिलेंगी, ऑलमोस्ट 160 ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे जो कुवैत का वर्जन बैंक है वो अपनी कोर बैंकिंग में टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहता है, ट्रांजेक्शन को और स्मूथ और हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम करना चाहता है, और ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी को भी इनहांस करना है। इसलिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ इन्होंने एक डील साइन की है। ठीक। नेक्स्ट, स्मार्टफोन बिकम्स इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम विद 42% ग्रोथ। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट में दिखाती हूँ। तो इस लिस्ट में हमारे देश में जो सबसे ज्यादा हमने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है और किन कंट्री में एक्सपोर्ट किया है वो बताया है। तो आप यहाँ पर इस लिस्ट में देख पाओगे कि ये टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम FY24 में क्या क्या थे। तो आपके ऑटोमोटिव डीजल, पॉलिश्ड डायमंड, एविएशन टरबाइन फ्यूल, स्मार्टफोन और मोटर गैसोलिन थे। और आप देखेंगे बाकी सारे सेक्टर्स में यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो डिक्लाइन हुई है, बट जो स्मार्टफोन का सेक्टर है उसमें आपको 42% की ग्रोथ देखने को मिलेगी एक्सपोर्ट में। और हमारे देश से जो टोटल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए हैं उनकी वैल्यूएशन $15.6 बिलियन की है। और आपका डेस्टिनेशन कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट किया गया? सो आंसर इज USA। USA में हमने 5.6 बिलियन डॉलर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं, और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर 158% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन USA, UAE, नीदरलैंड, UK और इटली हैं। तो यही बात यहाँ पे बोली है कि स्मार्टफोन बिकम द इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम विथ 42% ग्रोथ, और हमने 15.6 बिलियन डॉलर के जो स्मार्टफोन से उनको एक्सपोर्ट किया है, और मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया है USA में। ठीक है। गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है, और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और उनके एक्सपोर्ट में। PLI स्कीम को मार्च 2020 में लॉन्च किया था। फिलहाल 14 सेक्टर्स कवर होते हैं अंडर द PLI स्कीम। नेक्स्ट है गोल्डमैन शेस, जो कि एक ग्रुप है, उसने इंडिया की 2024 की GDP ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है एंड रिवाइज किया है। पहले इन्होंने कहा था कि FY24 या कैलेंडर ईयर 24 में जो भारत की GDP ग्रोथ है
वो कैलेंडर ईयर 24 में 6.6% होगी, बट इन्होंने अभी 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है और अब कह रहे हैं कि 6.7% कैलेंडर ईयर 24 में जीडीपी ग्रोथ रहेगी इंडिया की। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स टाइम एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 24-25। ये अवार्ड हमारी कंट्री के एक हाइड्रो पावर कंपनी जिसका नाम है एनएचपीसी, सो एनएचपीसी को इकोनॉमिक्स टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आरबीआई इम्पोज पेनाल्टी ऑन आईसीआईसीआई बैंक एंड यस बैंक फॉर रूल वायलेशन। यहाँ पे रिसेंटली आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है आईसीआईसीआई बैंक पे और 91 लाख रुपीस की पेनाल्टी इम्पोज की है यस बैंक पे फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स रिलेटेड टू द कस्टमर सर्विस। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया था 10th नंबर की वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ हो रही थी, इंडोनेशिया बाली में हो रही थी, फाइनली कंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, और अब इसकी जो चेयरमैनशिप है वो ट्रांसफर कर दी गई है सऊदी अरेबिया को। मतलब जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड वाटर फोरम की समिट होगी वो कौन होस्ट करेगा? आंसर है सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो रिकॉर्ड 15 ईयर हाई ऑफ 140%। यहाँ पे बोला है कि जो आपके स्टॉक मार्केट में जो रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर उनका टोटल वैल्यूएशन या मार्केट कैप देखते हैं तो वो मार्केट कैप आपको 414 ट्रिलियन रुपीस देखने को मिलेगा। 414 ट्रिलियन रुपीस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम अपने भारत की जीडीपी देखते हैं FY24 में, तो FY24 में इंडिया की जीडीपी है 296.6 ट्रिलियन रुपीस। क्लियर है इतनी चीजें? तो इसमें बोला है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी रेशियो है ये अभी तक का 15 ईयर में हाईएस्ट है, विच इज 140%। ये बात यहाँ पर बोली गई है किसके द्वारा? जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं एस रामामूर्ति, उन्होंने ये बात कही है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 4 यूरोपियन यूनियन बैंक रिक्वेस्ट आरबीआई अप्रूवल फॉर थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन मॉडल। अब यहाँ पे जो फॉरेन में बैठे हुए लोग हैं वो भी इंडिया की सिक्योरिटीज को या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो क्लियरिंग मॉडल है उसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए जो भी क्लियरिंग प्रोसेस है, चाहे वो बिजनेसमैन के बीच में हो रही हो या आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड डिविडेंड के बीच में हो रही हो, तो उसको आसान करने के लिए थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन मॉडल के लिए रिक्वेस्ट दी है 4 यूरोपियन बैंक ने। अभी आरबीआई ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, बट हाँ अभी 4 बिग यूरोपियन बैंक ने ये रिक्वेस्ट की है आरबीआई से। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के साथ इनकी मीटिंग एंड कन्वर्सेशन हुई थी। कौन कौन से हैं वो 4 बिग यूरोपियन बैंक्स? तो आंसर है क्रेडिट एग्रीकोल, सोसाइटी जनरल, दोशे बैंक एंड द बीएनपी परिभाष। ठीक, नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली अपडेट किया है अपना डेटा और कहा है कि 2023 में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टोटल $2.6 बिलियन का लोन दिया था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस। मतलब इस फंड का यूज आप अर्बन डेवलपमेंट, पावर, क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और आपके रोड नेटवर्क में करोगे। ठीक है, तो $2.6 बिलियन का सोवरियन लेंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को दी थी। ठीक, अब इसके अलावा इन्होंने कुछ और डेटा अपडेट किया है कि हमने जो $2.6 बिलियन सैंक्शन किया था लोन, उसके अलावा हमने टेक्निकल सपोर्ट भी दिया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को $23.53 मिलियन का टेक्निकल असिस्टेंट दिया था और $4.1 मिलियन का ग्रांट दिया था। तो ग्रांट तो वो होता है जो गवर्नमेंट इंडिया को लौटाना नहीं है, बट हाँ लोन को रीपेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज आल्सो सैंक्शनड ओवर $1 बिलियन लोन टू द प्राइवेट सेक्टर इन 2023। ये सभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का डेटा आपको देखने को मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। ठीक है, 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और सिंस इंसेप्शन इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हो। ठीक है, और इंडिया 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में और इंडिया की शेयर होल्डिंग 6.3% है। नेक्स्ट है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंडेट शॉर्टर ऑडिट टेन्योर टू बूस्ट गवर्नेंस इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनकी ऑडिटिंग करने के लिए जो टेन्योर है ऑडिटर्स का, किसी ऑडिटिंग फर्म का, उसको रिड्यूस किया है जिससे एक ट्रांसपेरेंसी आ सके और एक रोटेशन बेसिस पे अर्ली बेसिस पे आपके ऑडिटिंग हो सके। तो यहाँ पे पहले 10 ईयर था, 10 ईयर से रिड्यूस करके 4 ईयर कर दिया है।
reduce the engagement period of statutory auditor with insurance companies from 10 year to 4 year with mandatory 3 year cooling off period. Cooling off period means आप किसी और एसोसिएट मतलब आप कंपनी की या दूसरी किसी फर्म से आप सिमिलर काम नहीं करेंगे, इस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शॉर्टेंड कमोडिटी डेरिवेटिव डिलीवरी पीरियड टू बूस्ट लिक्विडिटी। तो मैंने आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में बताया था एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बारे में भी बताया था। डेरिवेटिव्स की वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइंग असेट पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे कि मिल्क, अगर आपका अंडरलाइंग असेट है तो मिल्क से कोई प्रोड्यूस बनता है, जैसे कि आपके कर्ड हो सकता है या अदर प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो वो आपके डेरिवेटिव्स हैं। तो आपके जो अंडरलाइंग असेट की वैल्यू अगर चेंज होती है तो आपके डेरिवेटिव पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो डिलीवरी पीरियड था डेरिवेटिव्स का, उसको रिड्यूस किया जिससे मार्केट में एक लिक्विडिटी बनी रहे, और कितना कर दिया है, 5 डेज से रिड्यूस करके ये 3 डेज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं सेबी हैज रिड्यूस द डिलीवरेबल पीरियड फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव फ्रॉम प्रीवियस 5 डेज टू 3 डेज। बाकी मैंने इसको डिस्कस आपके साथ किया था, 1 जुलाई से इफेक्ट में आ गया है। नेक्स्ट है आरबीआई फाइन HSBC बैंक फॉर वायलेशन ऑफ फेमा रेगुलेशन। तो फेमा एक्ट 1999 में पास हुआ था एंड अंडर द फेमा एक्ट 2004 में आरबीआई ने एक स्कीम स्टार्ट की थी विच इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। और यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर स्कीम का डेटा था, इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं की गई बाय द HSBC बैंक, इसलिए HSBC बैंक पे आरबीआई ने फाइन इम्पोज किया है, कितना, 36.38 लाख रुपीज का। ओके, बाकी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि क्या होता है आपका लिबरलाइज स्कीम, रेमिटेंस स्कीम, और HSBC बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब रिसेंटली आरबीआई ने 3 न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे, जिसमें से पहला था आपका प्रभा पोर्टल। तो प्रभा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन है। ठीक है, प्रभा पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है, एनी इंडिविजुअल एंड एंटिटी टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस रेगुलेटरी लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। तो कोई भी इंडिविजुअल एंड एंटिटी अगर उनको रेगुलेटरी बॉडी का कोई भी अप्रूवल या लाइसेंस चाहिए है तो इस पोर्टल से वो अप्लाई कर सकते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ आरबीआई रेगुलेटरी अप्रूवल एंड क्लियरेंस प्रोसेस, इसलिए प्रभा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रभा पोर्टल के बाद आता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक वेब पोर्टल अवेलेबल था विच इज रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, जिसको नवंबर 2021 में लॉन्च किया था। अगर कोई भी इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करना है तो उसके लिए इन्हें इस पोर्टल पे जाके रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन करना था। ठीक है, कौन सा, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आपको ओपन करना होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं था, इसलिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड यूजर और iOS दोनों के लिए लॉन्च किया है आरबीआई ने, और डायरेक्टली प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल अपना रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है फिनटेक रिपोजिटरी। फिनटेक रिपोजिटरी एक स्टोर हाउस डेटा है जिसको RBIH ने डेवलप किया है, और RBIH आपके आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो कि इसको मेंटेन भी करेगी। तो फिनटेक रिपोजिटरी एम टू कैप्चर एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनटेक एंटिटी, देयर एक्टिविटी, देयर टेक्नोलॉजी यूजेस। तो कौन सी नई टेक्नोलॉजीज या AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, कौन सी फिनटेक कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फिनटेक रिपोजिटरी को रिसेंटली लॉन्च किया है आरबीआई ने, और विच इज मैनेज्ड बाय RBIH, मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इन सारी चीजों पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि एनुअल रिपोर्ट पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बैंकिंग न्यूज थी इस पर्टिकुलर वीक में। बाकी कुछ न्यूज ऐसी थी जिन पे सेपरेट वीडियो बनाया है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाता। अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में और फिर कुछ पर्सन्स के बारे में। सबसे पहले 17th एडिशन ऑफ टाटा IPL रिसेंटली कंक्लूड हुआ था। फाइनल मैच KKR मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स एंड सनराइजर हैदराबाद के बीच में हुआ। कहाँ पर, चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई। विनर कौन था, कोलकाता नाइट राइडर थे, और रनर अप कौन था, सनराइजर हैदराबाद था।
ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड सुनील नारायण को दिया गया। वहीं अगर हम पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। किसे दिया गया? हर्षल पटेल को। और ऑरेंज कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रन स्कोर करता है, और ये दिया गया विराट कोहली को। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद को दिया गया। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जैक फ्रेजर को दिया गया। ठीक है, कैच ऑफ द सीजन अवार्ड रमनदीप सिंह को, और पिच एंड ग्राउंड अवार्ड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम को दिया गया। बाकी इनकी प्राइज मनी भी मेंशन है। ये इन सारी कैटेगरी में जो प्राइज मनी है वो 10 लाख रुपीज का दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टीमेट मोस्ट सिक्सेस ऑफ द सीजन। तो सबसे ज्यादा 6 किसने लगाए हैं? अभिषेक शर्मा। और सबसे ज्यादा 4 किसने लगाए हैं? तो ट्रेविस हेड। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप रिसेंटली कंक्लूड हुई। कहाँ पे? कोबे जापान में। और इंडिया की टीम ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इंडिया को टोटल यहाँ पे 17 मेडल मिले हैं, और इंडिया मेडल टैली पे 6 पोजीशन पे है विथ 6 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज मेडल। टोटल नंबर ऑफ मेडल 17 है। तो मेडल टैली में इंडिया 6 पोजीशन पे है। फर्स्ट नंबर पे आपको चाइना देखने को मिलेगा, देन ब्राजील, एंड फिर आपको उज्बेकिस्तान देखने को मिल जाएगा। ठीक, कहाँ पर हुई थी? कोबे जापान में हुई थी। अब यहाँ पे बात हो रही है दीपा कर्माकर के बारे में, जो कि एक जिम्नास्ट है, और रिसेंटली इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, दीपा कर्माकर ऑफ त्रिपुरा बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप। और एशियन चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में चैंपियनशिप हो रही थी। दीपा कर्माकर का रिलेशन जिम्नास्ट से है, और इनको 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जैसे आज के समय में हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, जो कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इसके अलावा 2017 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं BWF मलेशिया मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में। रिसेंटली टूर्नामेंट भी कंक्लूड हुआ है, और यहाँ पे विमेन सिंगल का टाइटल वांग जी ई ने जीता है, जो कि चाइना से है। और इन्होंने डिफीट किसको किया? हमारी इंडिया की प्लेयर PV सिंधु को। मतलब PV सिंधु रनर अप रही हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में। अगर मेन सिंगल का टाइटल देखेंगे तो विक्टर एक्सेल्सन ने टाइटल को जीता है, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 ताशकंद उज्बेकिस्तान में कंक्लूड हुई है। ठीक है, इसमें इंडिया को टोटल 7 मेडल्स मिले हैं, 1 गोल्ड एंड 6 ब्रोंज मेडल। 1 गोल्ड एंड 6 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो बेस्ट परफॉर्मर रहा है इंडिया में वो रहे हैं श्रीमंत झा। श्रीमंत झा ने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड है और एक ब्रोंज मेडल है। गोल्ड मेडल इन द लेफ्ट हैंड पैरा कैटेगरी और ब्रोंज मेडल इन राइट हैंड पैरा कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट अब कुछ पर्सन देख लेते हैं। जैसे कि पहले पर्सन है न्यूज में रजनीकांत। तो एक्टर है रजनीकांत, और इन्हें रिसेंटली UAE गवर्नमेंट ने, UAE डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने इन्हें गोल्डन वीजा दिया है। गोल्डन वीजा सिस्टम जो है वो ऑफर करता है कि आप 5 to 10 ईयर्स UAE में जाके स्टे कर सकते हैं। और 2019 में UAE ने इस गोल्डन वीजा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है 9th एडिशन ऑफ T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शाहिद अफरीदी को बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान के एक प्लेयर है। इसके पहले आपने देखा युवराज सिंह, क्रिस गेल और जमाइका के जो एथलीट है उसेन बोल्ट, इनको भी बनाया जा चुका है एम्बेसडर। तो 4 एम्बेसडर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 77th कांस फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, और यहाँ पे इंडिया को काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि चिदानंद नायक। तो चिदानंद नायक जो कि FTII मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पुणे में एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो, और इस शॉर्ट फिल्म को ला स्निफ अवार्ड मिला है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड बेसिकली कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। नेक्स्ट पर्सन है जिनका नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता। ये अनुसुईया सेन गुप्ता है, और ये फर्स्ट इंडियन बन गई है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है कांस फिल्म फेस्टिवल में इनकी मूवी सेमलेस के लिए। अब इसके अलावा एक और अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया की इन्होंने एक फीचर फिल्म रेडी की थी, एक डेब्यू किया था अपनी फिल्म का, जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और इसे ग्रैंड प्रिक्स प्राइज दिया गया है। इसके अलावा जो 77 कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, इसमें फिक्की और NFDC ने मिलके
बेसिकली एक पवेलियन भी लगाया था, मतलब भारत पर्व की शुरुआत भी की थी। भारत पर्व, अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट एंड सिनेमा। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द FTII, ठीक है। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और आर माधवन आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। FTII यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करती है। नेक्स्ट है RBI अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप कुमार सिन्हा एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन प्रदीप कुमार सिन्हा को फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स अपॉइंट किया है और इनका टेन्योर 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और ये GC चतुर्वेदी को रिप्लेस करेंगे। ICICI बैंक का फॉर्मेशन 1994 में मुंबई में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है फर्स्ट वीमेन फ्रॉम द नाइसी ट्राइब टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो ये फर्स्ट वीमेन है, पहली माउंटेनियर है जो कि अरुणाचल प्रदेश से है। फर्स्ट माउंटेनियर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड फर्स्ट माउंटेनियर फ्रॉम द नाइसी ट्राइब जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। उनका नाम है कबाक एनो। क्या नाम है इनका? कबाक एनो आपको नाम मिल जाएगा। अगली पर्सन इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। पूर्णिमा श्रेष्ठा एक माउंटेनियर है, नेपाल से है, एक जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट है और एक फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड बन गई है जिन्होंने 1 सीजन में 3 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। तो फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स इन द सेम सीजन, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है और टोटल अभी तक 4 टाइम ये माउंट एवरेस्ट को समिट कर चुकी हैं। अगली पर्सन है सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से ट्वाइस इन द 1 सीजन। तो एक ही सीजन में 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है और माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। तो इन दोनों को सेम सीजन में 2 टाइम समिट करने का काम किया है, इसलिए सत्यदीप गुप्ता फर्स्ट पर्सन बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन को 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसने दिया है ये अवार्ड? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दिया है। बेसिकली ये एक UN पीस कीपिंग मिशन का पार्ट थी और इन्हें सुडान में, साउथ सुडान में भेजा गया था, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये पहली नहीं सॉरी ये 2nd नंबर की इंडियन है, 2nd नंबर की इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। पहली इंडियन थी मेजर सुमन गवानी जिनको ये अवार्ड दिया गया था और सिंस 2016 इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। नेक्स्ट पर्सन है डॉक्टर समीर वी कामत। DRDO के चीफ है। रिसेंटली इनके टेन्योर को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब अब ये 31 मई 2025 तक DRDO के चीफ रहेंगे। DRDO का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगले पर्सन है यहाँ पे लिथुआनिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। लिथुआनिया कहाँ है? आप देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में लिथुआनिया है, ठीक है, जिसकी आप करेंसी यूरो देखेंगे बिकॉज लिथुआनिया इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंजांग वीजा एरिया। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? विल्नियस आपको कैपिटल देखने को मिलेगी एंड लिथुआनिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं गीतानस नौसेदा, ठीक है, और ये 2nd टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं। 2009 में पहली बार इनको अपॉइंट किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। अगले पर्सन है राकेश रंजन। राकेश रंजन को चेयरमैन अपॉइंट किया है एज अ SSC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू चेयरमैन। राकेश रंजन इनका नाम है। अगर हम SSC की बात करते हैं, SSC का फॉर्मेशन 1975 में हुआ था एज अ सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन और बाद में इसका नाम चेंज करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया इन 1977। नेक्स्ट बात करते हैं बेड बैंक ऑफ इंडिया या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में और इसके न्यू MD एंड CEO रिकमेंड किए गए हैं P संतोष। तो P संतोष अब नए CEO होंगे किसके? आपके NARCL के और इनका टेन्योर 3 इयर्स के लिए होगा और ये N सुंदर को सक्सीड करेंगे। डन। अगले पर्सन है जिनका नाम है विजय खांदूजा, अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कैमरून। कैमरून कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जिसकी कैपिटल आपको योंडे देखने को मिल जाएगी और फ्रैंक यहाँ पे करेंसी है। इसके पहले जिम्बाब्वे में इंडियन एम्बेसडर हुआ करते थे, अब इन्हें कैमरून में इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। डन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर को अपॉइंट करती है। नेक्स्ट पर्सन है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव 1 मंथ एक्सटेंशन इन द सर्विस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी। तो ये जनरल मनोज पांडे जी हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इनका भी जो टेन्योर है वो 1 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया है, मतलब 30 जून तक अभी हमारे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। डन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन एंड बैंकिंग न्यूज जो हमने डिस्कस की। लास्ट में 15 क्वेश्चन है, जल्दी से हम इनको देख लेते हैं।
ठीक है, पीडीएफ आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा में, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन? तो किसने नाम दिया है ये? ओमान ने। ओमान इज द राइट आंसर। दिल्ली हैज बीन प्लेस्ड 350 in the Oxford Economic Global City Index 2024, making it the highest ranked city in India. Which city has achieved the rank? तो टॉप किसने किया इंडेक्स में? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क ने। दूरदर्शन किसान मतलब डीडी किसान हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट टीवी चैनल इन द कंट्री टू लॉन्च टीवी एआई एंकर। 2 एआई एंकर्स को इन्होंने लॉन्च किया है। उन एआई एंकर्स के नाम क्या हैं? तो 2 एआई एंकर हैं, एक है क्रिश, दूसरी है भूमि, मतलब फर्स्ट एंड 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट मॉडल लॉन्च इन द तेलंगाना इज अ पार्ट ऑफ विच स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? तो किस मिनिस्ट्री का पार्ट है? आंसर हो जाएगा अमृत, मतलब अटल मिशन फॉर रेजोबिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Which state government will set up a powerful high-capacity data center that will allow 2,300 concurrent users to use artificial intelligence and machine learning application? तो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स में इन्होंने अचीव किया है एंड हिस्ट्री क्रिएट की है इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। She is associated with which sport? So answer is gymnast. Who has won the F1 Monaco Grand Prix 2024? क्या हो जाएगा आंसर? बाकी रिमेनिंग ग्रैंड प्रिक्स के भी टाइटल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्रेक। Recently, how many nations have signed the Zero Debris Charter at the European Space Agency Space Council? तो Zero Debris Charter recently 12 countries ने साइन किया है। State-owned GAIL India Limited recently launched its first green hydrogen plant in which region of the Madhya Pradesh? तो गुना डिस्ट्रिक्ट विजयपुर में बेसिकली इसे लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गेट ब्लैंक रुपीज एज अ डिविडेंड फॉर बीइंग LIC ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो कितना डिविडेंड मिला है? 362 करोड़ रुपीज, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंगली भारत की जीडीपी कैलेंडर ईयर 24 के लिए क्या एस्टिमेट की गई है? सो आंसर इज 6.7%। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, बाकी रिमेनिंग आपको लिस्ट मिल जाएगी। TCS has bagged a deal to modernize the core banking technology of the Virgin Bank. Virgin Bank is a leading commercial bank of which state या which country? So answer is हाँ जी कुवैत, ऑप्शन ए। Which country has signed deal with a Reliance Jio subsidiary Tech Mahindra and other vendor to build 4G and 5G infrastructure? तो किसके साथ यहाँ पे देखेंगे आप? रिलायंस जियो और टेक महिंद्रा ने एक एग्रीमेंट साइन किया और अदर वेंडर्स ने भी एग्रीमेंट साइन किया है एंड 4G एंड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कहाँ पे? घाना में, ऑप्शन बी। Which of the following Indian cricketer has been named among the 54 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मल्टीकल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम? ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया का है और जिसमें आपको एक नाम रवि शास्त्री जी का देखने को मिल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग IPL 2024। सुनील नारायण was awarded the most valuable player of the season. Virat Kohli received the orange cap for being the top run scorer in the IPL. Harshal Patel earned the purple cap for taking the most wicket in the IPL. Which of the above statement are correct? So कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अभी हमने थोड़ी देर पहले IPL के बारे में सारी बातें करी थी और आप समझ पा रहे होंगे कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। And this is question of the day. Which organization has launched its first investment round to sustainably finance its health for all mandate? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डन? तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बहुत जल्दी हम मंथली कंपाइलेशन भी स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर।